जी बेटा, तो आज हमने डिस्कस करना है अबाउट द यूनिट सेल्स। ठीक है, यूनिट सेल मैंने कल ही बता दिया था। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट प्रेजेंट इन अ सॉलिड which is when repeated over and over again it forms a space lattice. क्लियर? तो यूनिट सेल की बहुत सारी हमने टाइप्स करी थी, लेकिन उसमें से आपने कौन सी टाइप को याद रखना है? सिर्फ और सिर्फ क्यूब को। ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल को याद रखना है। और हमारे पास जो यूनिट सेल है बेटा, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक होते हैं हमारे पास नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखिए बच्चे, आपके पास ये रहा यूनिट सेल जिसको हम क्यूबिक कंसिडर कर रहे हैं। अगर इसकी बेटा बात करें ना, इसमें कौन कौन सी चीजें आपने याद रखनी है, तो आपको पता है एक जो क्यूब होता है, क्यूब के कॉर्नर्स कितने होते हैं? हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? 8 कॉर्नर्स आर देयर। ओके, 8 कॉर्नर्स है ना, काउंट कर सकते हो ना? देन अगर हम बात करें बेटा एजेस की, तो एजेस कितने हैं? 4 ये हो गए ऊपर वाले, 4 ये हो गए नीचे वाले, 8 9 10 11 12। समझ गए? तो एजेस कितने होते हैं? 12। उसके बाद में हमारे पास आएगा इसके, अगर हम बात करें फेसेस की, तो फेसेस कितने होते हैं टोटल? 6 फेसेस। जैसे रूम हो गया, रूम की 4 वॉल्स हो गई, एक सीलिंग हो गया, एक फ्लोर हो गया। और लास्ट अगर हम बात करें इसका मेन जो सेंटर है, बॉडी सेंटर, वो इसका एक ही है, बिल्कुल जो सेंटर में है। क्लियर? अब देखो, जब भी हम किसी सॉलिड में पार्टिकल्स को प्लेस करते हैं, तो सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? यूनिट सेल। तो डेफिनेटली यूनिट सेल में भी एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे कहीं ना कहीं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं? ऐसे आपके पास यूनिट सेल्स जिसमें जो एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्लेस्ड होते हैं। इफ द पार्टिकल्स और द एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, देन इट इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, और अगर कॉर्नर के अलावा जो पार्टिकल है या जो आपका एटम है वो कहीं और भी प्रेजेंट है, तब हम उसको बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव में एक होता है बेटा हमारे पास फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम FCC भी बोलते हैं। उसके केस में क्या होता है कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, उसके अलावा कहाँ पे होते हैं? फेसेस पे। ठीक है, अब फेस आपको पता है यहाँ पे 6 है, तो 6 फेसेस पे 6 एटम्स रख दो। ओके, ये रहा 1, लेफ्ट वाला 2, राइट 3, फ्रंट 4। ठीक है, और कौन सा रह गया? एक जो नीचे वाला है बिल्कुल 5, और एक आ जाएगा पीछे वाला 6। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है जिसमें जो आपके एटम्स हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के अलावा फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? एक होता है बेटा आपका बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होगा? इट इज नोन एज BCC। और यहाँ पे आपके जो एटम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक तो कॉर्नर्स पे, प्लस दूसरा होता है आपका फुल आपके यूनिट सेल के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में। क्लियर? और एक होता है बच्चे आपका लास्ट वाला एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। एंड सेंटर्ड में क्या होता है? कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं एटम्स, एंड इसके अलावा
कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस पे एटम्स रख दो, एक ऊपर वाले फेस पे रख दो, एक नीचे वाले, दैट्स इट। वेयर द एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एज वेल एज ऑन द ऑपोजिट फेसेस, अल्टरनेट फेस आप कह दो, ठीक है। एक फेस पे एटम होना चाहिए, साथ वाले पे कभी नहीं होना चाहिए, तो आप दो अल्टरनेट फेसेस पे रख दो, कहीं पे भी आपका एंड सेंटर्ड क्यूबिक बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये तो बेसिकली था कि आपके पास जो यूनिट सेल्स होते हैं उसका टाइप क्या है, ठीक है, किस टाइप का हो सकता है, एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। अब हम बात करते हैं बच्चे, अब हम बात करते हैं कि एटम्स, आप देखो ये जो मैंने एटम कॉर्नर पे रखा हुआ है, आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट सेल में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत बाहर भी है, दिख रहे हो ना। जो एटम कॉर्नर पे पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट सेल में नहीं है, ठीक है, उसका थोड़ा सा पार्ट एक यूनिट सेल में है, बाकी पार्ट किसी और यूनिट सेल में होगा। तो इसका मतलब जब भी हम किसी भी एटम को यूनिट सेल में प्लेस करते हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है यूनिट सेल में, हमें वो भी चेक करना है, ठीक है। अब देखो, अब कंट्रीब्यूशन कितना होता है, जो भी चीज कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है ना, जो भी एटम, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, सिर्फ 1/8। समझ रहे हो, कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ओनली 1/8। अब ये कैसे आप इमेजिन करोगे, घर पे कोई रूम है ना, रूम का जो बिल्कुल कॉर्नर है, आप बता सकते हो कि वो कॉर्नर कितने रूम्स को कॉमन पड़ रहा होगा। एक कॉर्नर है, ये एक रूम उसको टच कर रहा है, साथ वाला रूम भी उसको टच कर रहा होगा, दो शेयर कर रहे हैं, ये सामने वाले दो रूम्स भी टच कर रहे होंगे, 4 रूम्स ने एक ही कॉर्नर शेयर किया हुआ है, ये एक फ्लोर के 4 रूम्स हो गए, और जो नेक्स्ट वाले फ्लोर के 4 रूम्स हैं वो भी इसी को शेयर कर रहे हैं, सेम कॉर्नर को। इसका मतलब एक कॉर्नर को 8 बंदे शेयर करते हैं टोटल। तो इसका मतलब जो भी एटम्स कॉर्नर पे पड़ा होगा वो टोटल 8 रूम्स ने, 8 यूनिट सेल्स ने शेयर करना है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, ओनली 1/8। आर यू गेटिंग? और अगर फेसेस की बात करते हैं, सबसे पहले फेस को कितने रूम्स शेयर करते हैं, जैसे आपकी ये जो सीलिंग है इसको कितने लोग शेयर कर रहे हैं, रूफ को कितने रूम्स शेयर कर रहे हैं, एक आपका रूम, एक जो अपर फ्लोर पे होगा, सेकंड फ्लोर पे। गॉट इट? समझ गए या नहीं? तो इसका मतलब एक फेस को सिर्फ 2 रूम्स शेयर करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एजेस को कितने शेयर करते हैं बताओ जल्दी से, एक एज को कितने रूम शेयर करते हैं, ये बेटा देखो, ये एक रूम है, ये एज है, एक इस रूम को टच कर रहा है, एक साथ वाले को टच कर रहा है, बस 2 ही रूम से शेयर कर सकते हैं, और 2 ऊपर वाले फ्लोर के, समझे, 4 रूम्स हो गए, 4 शेयर कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा एक में, 1/4। और जो बॉडी सेंटर है, सेंटर तो हर रूम का अपना ही है, पर्सनल है, तो कंट्रीब्यूशन फुल होगा। इतना क्लियर हुआ? बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर किसी यूनिट सेल में आपने एटम्स रखे हैं, कॉर्नर पे रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फुल ऑन वो एटम सारे का सारा एक ही यूनिट सेल में आएगा, उस कॉर्नर पे रखे एटम को 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। अगर वो एज पे पड़ा होगा तो उसको 4 यूनिट सेल शेयर कर रहे होंगे, फेस वाले को 2 यूनिट सेल शेयर कर रहे होंगे, और बॉडी सेंटर वाले का एक ही होता है, ठीक है। तो इस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, आप क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, जितने भी कॉर्नर्स पे पड़े हैं उसको 8 के साथ डिवाइड कर दो, जितने एजेस पे पड़े हैं उसको 4 के साथ डिवाइड कर दो, जितने फेसेस पे हैं उसको 2 के साथ डिवाइड कर दो, और जो बॉडी सेंटर में है उसको 1 के साथ, यानी वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इन सबको प्लस करके यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। गॉट इट?
अब इसके बेसिस पे आपको, अब मेरे को ये बताओ, अगर आपकी कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं टोटल, बताओ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन यूनिट सेल? ये देखो बेटा, एफसीसी के लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, एफसीसी में कॉर्नर पे पड़े होते हैं ना एटम्स, कितने एटम्स पड़े हैं कॉर्नर पे? 8 हैं, उसको 8 के साथ डिवाइड कर देंगे, प्लस एजेस पे कोई भी नहीं पड़ा होता, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एजेस पे 0 है, फेसेस पे कितने हैं? 6 फेसेस पे, हमने 6 पे रख दिया हुआ है, टोटल आइटम्स 6 हैं, लेकिन डिवाइड 2 के साथ करना है, बॉडी सेंटर पे कोई भी नहीं है, तो ऐड करके कितना आ जाएगा? इट कम्स आउट टू बी 4। इसका मतलब एफसीसी में टोटल कितने एटम्स होते हैं एक यूनिट सेल में? ओनली 4। बॉडी सेंटर्ड में फटाफट से बताओ कितने होंगे? बॉडी सेंटर्ड में हाउ मेनी? 2, exactly. There will be 2 atoms in the unit cell, in the BCC. एंड सेंटर्ड में बताओ। कॉर्नर्स पे तो पड़े ही हैं, 8 बाय 8 कर दो। और कहाँ पे हैं एटम्स प्रेजेंट? यस, 8 बाय 8 करना है। और फेसेस पे कितने प्रेजेंट हैं? फेसेस पे सिर्फ 2 ही फेसेस पे प्रेजेंट हैं, और डिवाइड भी 2 के साथ करना होता है, तुम्हारे पास आंसर अगेन कितना आ जाएगा? 2। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अब इस टॉपिक को लेके ना बेटा आपको क्वेश्चन डाला जाता है कि फॉर्मूला बताना है आपने किसी कंपाउंड का, ठीक है? तो मैं आपको एक मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन इज कि एक कंपाउंड है, ठीक है? उस कंपाउंड में 2 टाइप के एटम्स हैं, ए एंड बी। जो ए है वो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे एंड प्लस फेसेस पे, और जो आपका बी है वो प्रेजेंट है एजेस पे एंड बॉडी सेंटर्ड पे। अब मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आप क्या करोगे? ए का नंबर भी कैलकुलेट करोगे, बी का भी, ठीक है? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ए बताओगे कितने आएंगे? कॉर्नर्स पे हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं ना, 8 पे ही पड़े हैं, 8 बाय 8 कर दो, प्लस फेस पे है, फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? डिवाइडेड बाय 2, कितने एटम्स आ जाएंगे? 4। यस और नो? बी कितने आ जाएंगे? एजेस पे हैं, एजेस कितने होते हैं? टोटल हमारे पास 12 एजेस हैं, और हर एक को डिवाइड किसके साथ करना होता है? 4 के साथ। बॉडी सेंटर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब ए और बी दोनों एक यूनिट सेल में 4:4 में प्रेजेंट हैं, यानी 1:1 आ गया, यानी फॉर्मूला विल बी A1B1। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। इज इट क्लियर? समझ आ गया बच्चे? जल्दी से बताओ मेरे को। ओके, बाकी को कशिश, अभिषेक, प्रबलीन, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग ना? ओके गुड, ठीक है बेटा। तो यूनिट सेल का आपने अब इस बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना आपकी बुक में उसको सॉल्व करना, ठीक है? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ ए इज प्रेजेंट ऑन दिस एंड बी इज प्रेजेंट ऑन दिस, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग करना। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज अबाउट पैकिंग, ठीक है? पैकिंग का मतलब है कि जब सॉलिड्स को पैक किया जाता है, यानी सॉलिड्स के पार्टिकल जो हैं वो किस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है बेटा? हमने अब वो डिस्कस करना है। अब देखो, आपको पता है सॉलिड्स को हम क्या कंसिडर करते हैं? स्फेरिकल। आपके पास बहुत सारी स्फीयर्स हैं, ठीक है, जस्ट लाइक बॉल्स। आपने इनको अरेंज करना है, ठीक है? और एक मतलब
बहुत अच्छी सी पैकिंग बनानी है, स्टेबल वन, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं बेटा वन डायमेंशनल। जब आप एक ही डायमेंशन में अरेंज करते हो सारे एटम्स को, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप क्या करोगे, सारे एटम्स को अलाइन कर दे, एक रो बना दोगे, ठीक है। ओनली वन रो इज पॉसिबल। जब आपने टू डायमेंशन करना है, हम 3 तक पहुंचेंगे वन बाय वन। टू डायमेंशन में जब इसको अरेंज करोगे, आप कैसे अरेंज कर सकते हो, एक रो के ऊपर दूसरी रो, देन तीसरी रो, ऐसे करके रखना स्टार्ट कर दो। अब देखो, ये आपके पास एक रो है, इसके ऊपर आपने दूसरी रो रखनी है। अब आप रो कैसे रखोगे, एटम के ऊपर एटम रख दो। आप ऐसे कर सकते हो ना, ठीक है। इसका मतलब एक आपके पास मेथड ये है टू डायमेंशनल पैकिंग का, एटम्स के ऊपर फर्दर एटम आना चाहिए, आपने रोज की अलाइनमेंट ऐसी करनी है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, आप क्या करोगे, जो दो बॉल्स के बीच में गैप है ना, आप इस गैप पे नेक्स्ट रो वाला आइटम रखोगे। समझ रहे हो, गैप गैप पे रख रहे हो आप, एटम के ऊपर एटम नहीं रख रहे हो। अब देखो, एक बॉल के ऊपर दूसरी रखोगे तो ये अनस्टेबल पैकिंग नहीं होगी, ये थोड़ी स्टेबल नहीं हो जाएगी। आपने पहले एक रो रखी, फिर उसके गैप में दूसरी रख दी, फिर उसके गैप में थर्ड रख दी, तो आपके पास दो पॉसिबल ऑप्शंस है। अब देखो आपके लिए बेटर कौन सा है, कौन सा बेटर रहेगा, 3D वन बेटर रहेगा। 2D में कौन सा बेटा बेटर है, ऐसे प्लेसमेंट करनी ज्यादा सूटेबल है या ऐसे प्लेसमेंट करनी ज्यादा सूटेबल है, सेकेंड वन, इट इज अ स्टेबल वन। और एक चीज और बता दूं, इनमें आप देखोगे कि पैकिंग हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो स्फीयर बन रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, एक एटम हार्डली कितने एटम्स के कांटेक्ट में है, एक इसके, एक इधर और एक इधर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। एक एटम अपने अराउंड 4 एटम्स के कांटेक्ट में है, सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। और ये स्क्वायर टाइप की पैकिंग है, ठीक है, दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये स्क्वायर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे ये एक हेक्सागन बन रहा है ना, और एक जो एटम है वो कितने एटम्स के कांटेक्ट में है, टोटल 6 एटम्स के, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो इसका मतलब जब हम रोज को अरेंज करके टू डायमेंशनल पैकिंग कर रहे हैं, तो हमने देखा कि स्क्वायर वाले में ज्यादा बेनिफिट नहीं है, स्टेबल नहीं होगा पैकिंग, अच्छा सॉलिड नहीं बन सकता। तो इसका मतलब हेक्सागोनल पैकिंग अच्छी है इसमें। अब हम हेक्सागोनल लेंगे, एक लेयर बन गई हमारी टू डायमेंशनल में। अब हमने 3 डायमेंशनल पैकिंग करनी है, और हमने 3 डायमेंशनल में क्या करना है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर प्लेस कर देनी है, देन दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर प्लेस कर देनी है, हमने ये काम करना है, ठीक है। लेयर 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 वाइज लेयर बनाकर हमने 3 डायमेंशन में एक सॉलिड पैकिंग शो करनी है। अब देखो, आप एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर कैसे प्लेस कर सकते हो, लेट मी शो यू। मैं पहले फर्स्ट लेयर बना रही हूँ, हेक्सागोनल मैनर में इनकी मैं अरेंजमेंट कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो गैप आ रहा है ना एटम्स के बीच में थोड़ा थोड़ा, इसको हम वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड, ठीक है। वॉइड्स होते गैप्स जो रह गए, ओके। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट लेयर रख दी, अब मेरा काम है सेकंड लेयर को रखना। अब मैं सेकंड लेयर किस पे रखूं, अब देखो बेटा, यहाँ पे आप वॉइड देखोगे, एक इस टाइप का वॉइड बन रहा है, ट्रायंगल टाइप्स का बन रहा है ना, और एक बन रहा है आपका ये डाउनवर्ड ट्रायंगल वाला। दो टाइप के वॉइड बन रहे हैं, एक ट्रायंगल अपवर्ड और एक ट्रायंगल डाउनवर्ड, लेकिन इनमें डिफरेंस कोई खास नहीं है, आप किसी के भी ऊपर दूसरी लेयर जो है वो प्लेस कर सकते हो। हम क्या करेंगे, किसी भी एक को पिक कर लेते हैं, उसके ऊपर एटम्स रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर एटम्स रख रही हूँ, दूसरी लेयर प्लेस कर रही हूँ, मान लो मैंने अपवर्ड चूज किया, मैंने अपवर्ड के ऊपर क्या किया, एक दूसरा एटम रख दिया,
फिर इसके टच में मैंने ये रख दिया, फर्दर पैकिंग समझ में आ रही है कैसे हो रही है? आर यू गेटिंग? कैसे प्लेस करा? ठीक है, तो ये मैंने प्लेस कर दिया सेकेंड लेयर को। अब हम बात करते हैं कि जब हमने सेकेंड लेयर प्लेस कर दी तो क्या अब भी वॉइड सेम रह रहे हैं या थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है? अब आप डिफरेंस देखोगे, मैं आपको डिफरेंस शो करती हूँ। वॉइड जरा ध्यान से देखना, सेकेंड लेयर बना दी, सेकेंड लेयर में एक वॉइड आपका ये आ रहा है, मार्क किया ना मैंने, ठीक है, एक ये आ रहा है, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ठीक है, दोनों में फर्क बता सकते हो क्या है? बेटा ये वाला जो वॉइड है ना, ग्रीन वाले मेरे को बताओ कि इसके अराउंड कितने मैंने सर्कल बनाए हुए हैं, इस वॉइड के अराउंड ग्रीन वाले कितने सर्कल्स हैं? 3 सर्कल्स हैं। और इसी वॉइड के नीचे देखो रेड वाले कितने सर्कल्स हैं? 3। तो इसका मतलब ये जो वॉइड है ये टोटल 6 एटम्स ने अरेंज करके बनाया हुआ है, ऐसे करके 3 एटम्स ऐसे नीचे पड़े हुए हैं और 3 ही ऊपर है, एक ट्रायंगल अपवर्ड, एक ट्रायंगल सॉरी एक ऐसे है, एक ऐसे है, ठीक है, तो इनके बीच में बना हुआ है। तो इस टाइप के हम वॉइड को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मींस द वॉइड फॉर्म्ड बाय टोटल 6 एटम्स, 3 in the upward layer and 3 in the downwards layer। समझ गए? ये कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ये वाले वॉइड पे फोकस करना आप, इस वाले पे। ग्रीन सर्कल कितने हैं इसके टच में? 6। और नीचे वाली जो लेयर है रेड वाली, कितने टच में है? ओनली एक ही एटम है। इसका मतलब इसको कितने एटम्स ने मिलकर बनाया हुआ है? टोटल हमारे पास 4 एटम्स हैं जिन लोगों ने मिलकर इस वॉइड को क्रिएट करा है और इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कैसे बनता है? एक ऐसे एटम आ रखा है और उसके ऊपर ऐसे 3 एटम्स हैं, तो इन चारों ने मिलकर बनाया हुआ है। दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मतलब हमने जब फर्स्ट लेयर प्लेस करी तो वॉइड एक ही टाइप के थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने किसी भी वॉइड पे रख के सेकेंड लेयर बना दी। जब हमने सेकेंड लेयर बनाई तो सेकेंड लेयर बनाने के बाद जो वॉइड थे वो 2 टाइप के आ रहे थे, एक थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक थे टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मतलब अगर मैं ऑक्टाहेड्रल पे रखूंगी तो अरेंजमेंट डिफरेंट बनेगी, और अगर मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड पे थर्ड लेयर बनाई तो अरेंजमेंट क्या बनेगी? डिफरेंट बनेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड लेयर हमने कैसे रखनी है। ठीक है, तो थर्ड लेयर मैं आपको सिर्फ स्लाइड सा बता रही हूँ, मतलब मैं ड्रॉ नहीं करूंगी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं तो। ये देखो, ये मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। सबको समझ में आ रही है? पहले ये बताओ, सब समझ रहे हो ना? ओके, अब ध्यान से देखो, ये रहा मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मान लो मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम रख दूं, मान लो, क्या वो फर्स्ट या सेकंड या किसी भी लेयर के साथ मैच कर रहा है या वो अपनी ही एक नई लेयर बना रहा है? है किसी के साथ कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है, न्यू लेयर बन रही है ना। तो इसका मतलब जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखते हैं ना बेटा एटम, तो हमारी पता कौन सी पैकिंग बनती है? ए बी सी टाइप पैकिंग। यानी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखा तो थर्ड लेयर डिफरेंट बन गई, और उसके बाद में फर्दर रेपिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ए बी सी टाइप लेयर आपकी पैकिंग आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड चेक कर लें। टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर मैं एटम रखूं, वो फर्स्ट लेयर के साथ मैच नहीं कर जाएगा? यस मैम। तो इसका मतलब ये पैकिंग कौन सी बना देगा? ए बी। जैसे ही हमने टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा तो फर्दर ए लेयर के साथ मैच कर गया, ये ए बी टाइप पैकिंग हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और एबीसी वाले को हम बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सो टोटल हमारे पास ये अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं सॉलिड्स को पैक करने के लिए। ओके, एक HCP पॉसिबल है,
इफ यू प्लेस द थर्ड लेयर ऑन द टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक है आपके पास CCP इफ यू प्लेस द थर्ड लेयर ऑन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और दोनों ही पैकिंग बहुत अच्छी है, बेटर है, एफिशिएंट है, ठीक है। तो इतना अगर समझ आ गया है पैकिंग का, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए सारा, ठीक है। इसको रीड आउट करना बच्चे से, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बता रही हूँ आपको कि आपने ये कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी पैकिंग बेटर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अब डेफिनेटली पैकिंग हमने सीख ली है ना, कि कैसे आपके जो पार्टिकल्स हैं या जो एटम्स हैं वो पैक होकर सॉलिड बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे बेटा पैकिंग एफिशिएंसी की, ठीक है। जैसे भी करके पैकिंग हो रखी है तो उसकी एफिशिएंसी है कितनी, मतलब कि बेस्ट पैकिंग कौन सी है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अब हम एक यूनिट सेल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेटर वन है और कौन सा नहीं, ठीक है। समझ गए इतना। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी पे फोकस करेंगे। सो मैं ड्राइव कर रही हूँ एक आधा, होप आप दूसरों को ड्राइव करने में एबल हो जाओ, ओके। हम सबसे पहले लेते हैं बेटा सबसे सिंपल वाला, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्यूबिक लैटिस मैं कंसिडर कर रही हूँ। फर्स्ट केस आपका क्या है, सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है। सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या होता है, जिसमें यूनिट सेल में जब हम चेक करेंगे तो हमारे जो एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पड़े होंगे, कॉर्नर्स पे, ठीक है। और कहीं पे नहीं होंगे, ओनली ऑन द कॉर्नर्स, सभी कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है। अब हमने पैकिंग एफिशिएंसी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपने चेक करना है कि जब हम एटम्स को प्लेस कर रहे हैं उनमें ज्यादा गैप तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर उनमें बेटा गैप ज्यादा है तो इसका मतलब पैकिंग बड़ी अच्छी नहीं हुई है, स्टेबल नहीं है, और सॉलिड जो है वो इतना स्टेबल नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे एफिशिएंट पैकिंग नहीं है। लेकिन अगर किसी में एटम्स ने स्पेस ज्यादा कवर करा हुआ है किसी पैकिंग में, और वॉइड्स का स्पेस बड़ा कम आ रहा है, बड़े छोटे छोटे वॉइड्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो पैकिंग हमेशा बेटर होगी, एफिशिएंट होगी। तो इसका मतलब हमारा काम क्या है, हमारा काम है ये पता करना कि एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा हुआ है, ओके। तो हम पैकिंग जो है वो कैसे निकालेंगे, पेन चेंज, यस बेटा। तो अब यहाँ पे आपने क्या निकालना है, मेन हमारा मोटिव क्या है, हमने निकालनी है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है टोटल वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल का, ठीक है। और ऊपर क्या रखना है हमने, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ठीक है। एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा हुआ है डिवाइडेड बाय यूनिट सेल ने कितना वॉल्यूम मतलब ऑक्यूपाई करा है। अब अगर हम बेटा यहाँ पे बात करें यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल जो है आपको पता है इसकी हम एज मैंने कंसिडर कर ली A, और आपको जो साइड है यूनिट सेल की वो कितनी कंसिडर कर ली मैंने A। और आपको पता है यूनिट सेल का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पता है सबको, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कोई बता सकता है मेरे को, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, साइड क्यूब। हम साइड का क्यूब कर देंगे, साइड हमने A लेट करी हुई है तो हमने उसका क्यूब कर दिया, यूनिट सेल का वॉल्यूम पता चल गया। अब एटम्स का वॉल्यूम पता करें, ठीक है। एटम बेटा स्फेरिकल है ना, तो एक एटम का वॉल्यूम तो हमें वैसे ही पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम बात करें बच्चे इसकी सिंपल क्यूबिक लैटिस की, तो हमें ये भी तो मैटर करता है ना कितने एटम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने हमारे पास सिंपल क्यूबिक में, कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट है सिर्फ, तो आप क्या कर दोगे 8/8 कर दो, बाकी सब तो 0 0 आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ओनली 1। तो इसका मतलब वॉल्यूम टोटल भी कितना हो जाएगा, सिर्फ यही रह जाएगा। इसका मतलब हमारी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आ गई, ऊपर आ गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे आ गया हमारा A क्यूब। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें A और R का रिलेशन पता होना चाहिए। अब A और R का रिलेशन कैसे देखोगे, ये देखो, जब आपने कॉर्नर्स पे एटम रखे हैं, आपका ये क्या है A,
एटम्स बेटा ऐसे रखे हुए हैं कि वो बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके, ये रहा आपका यूनिट सेल, इसके कॉर्नर्स पे एटम हम जब रखते हैं तो आपको लगता है कि दूर दूर पड़े हैं, अदरवाइज वो प्लेस्ड पता कैसे होते हैं कि मतलब वो बिल्कुल एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे होते हैं, समझ गए? ऐसा कुछ। इसका मतलब एक साइड पे एक एटम का भी रेडियस आ रहा है और दूसरे एटम का भी रेडियस आ रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू 2R? आर यू गेटिंग? वन साइड इज इक्वल्स टू 2 रेडियस, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमने 4/3 लिखा पाए, और R को यही रहने देते हैं, A को चेंज कर देते हैं, A को लिख देते हैं 2R और उसका कर देते हैं क्यूब। अब R कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके बेटा हमारे पास जो एफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 52.4%। इसका मतलब अगर हम एक सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करें तो 100 में से 52.4% स्पेस एटम्स कवर करते हैं और बाकी 47 पॉइंट समथिंग जो आएगा वो किसने कवर करा हुआ है? वॉइड्स ने। इसका मतलब वॉइड्स बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 50% वॉइड्स ही हैं, समझ रहे हो? तो इसका मतलब एफिशिएंट पैकिंग इतनी नहीं है ये। अब हम किसी दूसरे पे मूव करें, अब हम कैलकुलेट करते हैं बेटा बीसीसी का, सॉरी पहले एफसीसी का कर लेते हैं। हमारे पास एक एफसीसी लैटिस है, ठीक है, तो हमने उसका पैकिंग फ्रैक्शन पता करना है, फटाफट से करते हैं अभी। ये पहले मैं यूनिट सेल ड्रॉ कर दूं। एफसीसी में क्या खास बात होती है? एक तो एटम्स प्रेजेंट होते हैं बेटा कॉर्नर्स पे, और एक कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एट द सेंटर। फेस सेंटर पे भी होगा एक एटम, यहाँ पे रख दो, बाकी सब पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को इतना बताओ, फॉर्मूला तो यही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी यही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ जाएगा? इट विल बी ए क्यूब अगेन। और अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ वन एटम, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना आ जाएगा? क्योंकि वो स्फेरिकल है, सो इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन एफसीसी में एटम्स होते कितने हैं टोटल? हमने अभी कैलकुलेट करे थे। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन एफसीसी? जल्दी। 4 होते हैं। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा फिर एटम्स का? यहाँ पे मैं लिख दूं पैकिंग फ्रैक्शन, एटम्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास? ए क्यूब। इतना क्लियर है? अब मेन मोटिव हमारा क्या रह गया? अब हमारा मोटिव है ये पता करना कि ए और आर का क्या रिलेशन है। यहाँ पे तो हमने ये चीज ऑब्जर्व करी ना कि कॉर्नर पे कितना आ रहा है। अब आप देखो जरा फेस पे, ये आपका फेस है, इस एक लाइन में कितने रेडियस आ रहे हैं बता सकते हो? 4 रेडियस है, एक ये रेडियस, एक ये रेडियस 2 और 2 रेडियस इनके, टोटल इसका मतलब 4 रेडियस आ रहे हैं डायगोनल पे। लेकिन इसकी वैल्यू ए नहीं होगी, आपको पता ना, आपको पता है ये साइड ए है और ये वाली साइड भी क्या है? ए है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है उसको लगा के, तो आप देखोगे कि आपका ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी √2a। मेडिकल वालों को पता चला कैसे आया? ठीक है। अब आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर उसकी एक साइड ए है दूसरी भी ए है, तो डायगोनल जो है आपका, जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना होगा? a² प्लस a², उसका अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा? √2a। तो इसका मतलब ये साइड अगर हम बात करें तो √2a के इक्वल है, और रेडियस में कितनी है? r, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/r √2, जिसको कट करके कितना आ जाएगा? 2√2। यहाँ पे पुट कर दे पैकिंग फ्रैक्शन में, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2√2 r क्यूब। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है अबाउट 72%। ठीक है, ये हमारे पास पैकिंग कितनी आ रही है? सॉरी 74%। समझ गए? इससे बेटर हुई या नहीं हुई? 74% हो गया, बेटर है। तो सिमिलरली अब आपका काम क्या है? आप बीसीसी के लिए सॉल्व करोगे। बीसीसी के लिए यहाँ सेंटर में रख देना और मेरे को बताना फिर उसका कितना आ रहा है।
and then we will decide which packing will be more stable and which will be more efficient. तो आप फ्रैक्शन के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो. ठीक है बच्चे, हो गया क्लियर सबको?